ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड। इस क्लास में हम सभी लोगों का वेलकम करते हैं, सभी लोगों को हेलो भी बोलते हैं। ऑक्सीजन फैमिली मीन्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये 5 एलिमेंट्स को ऑक्सीजन फैमिली में रखा जाता है। इनको हम कंपोजेंट्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक ये या सबसे पहला मुद्दा ये कि इन सबको पीरियोडिक टेबल में एक साथ एक ही ग्रुप में क्यों रखा गया है। तो इसके लिए हमको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना होगा। पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें, टी ब्लॉक को पूरा बना दें तो ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन, देन नियॉन और इसके पहले नाइट्रोजन, देन कार्बन, बोरान। तो ये ऑक्सीजन के साथ जो है सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये 4 एलिमेंट्स, ये और एक ऑक्सीजन 5 एलिमेंट, पूरा ऑक्सीजन फैमिली हो गया। मुद्दा ये है कि इनको एक साथ क्यों रखा गया है पीरियोडिक टेबल में। तो इनको एक साथ इसलिए रखा गया है क्योंकि इनका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ठीक है, आंसर क्या देना है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक configuration similar, not same but similar, एक जैसा है। सेकेंड, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, ठीक है, वो ये तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल एक जैसे हैं, उनमें कुछ कॉमन एस्पेक्ट्स हैं, कॉमन थिंग्स, उनमें कुछ कॉमन चीजें, सारी चीजें कॉमन नहीं है लेकिन कुछ चीजें कॉमन है। तो हम लोगों को ये देखना है कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या क्या है और प्रॉपर्टीज और बिहेवियर किस तरह से कॉमन है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज एलिमेंट नंबर 8, एटॉमिक नंबर इज 8। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। इसी तरह से इसके नीचे सेलेनियम का भी कुछ होगा ही। सेलेनियम का निकालना चाहे तो ये नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन होता है 36 से पहले कोई एलिमेंट यहाँ आएगा 35, देन सेलेनियम का नंबर आएगा 34। इसी तरह से टेलुरियम का निकालना चाहे तो क्रिप्टॉन के नीचे होता है ज़ेनॉन, ये होता है 54। तो 54 से ठीक पीछे यहाँ कोई 53 होगा। इट मीन्स टेलुरियम मस्ट बी 53 and 52। तो इस तरह से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ठीक। तो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना, इसका भी बना सकते हैं। इतना देर हम सोच विचार कर रहे थे, कुछ दूसरे कैलकुलेशंस मेरे दिमाग में चल रहे थे। चलो आ जाते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2, 2s2 एंड 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 16 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। तो ऑक्सीजन सल्फर में अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ क्या है 2s2, 2p4, 3s2, 3p4। इसी तरह से नेक्स्ट बनाएंगे तो 4s2, 4p4, इसका बनाएंगे तो 5s2, 5p4 और इसका बनाएंगे तो 6s2 और 6p4। अगर हम सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करें तो यह है इसका पहला सेल, यह है दूसरा सेल। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 4 और 2 मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ क्या है, पहला सेल, दूसरा सेल और यह है तीसरा सेल। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, 4 और 2 मिला दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि इनका आउटर मोस्ट सेल जो है, इसी को हम बोलते हैं वैलेंस सेल। तो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। अगर sp/df के टर्म्स में देखेंगे तो 2s2, 2p4, इसमें 3s2, 3p4 है, अगले वाले में 4s2, 4p4, 5s2, 5p4 एंड 6s2, 6p4 आएगा। तो हम सिंपल वे में लिख सकते हैं ns2 एंड np4 कि इन सब का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
NH2NP4 है, एक दो एग्जाम्पल्स लिख देंगे, बहुत मन किया तो तीसरे वाला का ही बना देंगे, इतना दिखा करके रुक जाएंगे, इसी तरह से कर देंगे कि बाकी सबका भी ऐसा ऐसा ही आएगा। ठीक, तो इनका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है NH2NP4, और अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो सबके अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ेंगे, इसके अंतिम में भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके अंतिम में भी 6 इलेक्ट्रॉन, इन सबके भी अंतिम वाले सेल में या आउटर मोस्ट सेल में या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैचिंग है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैचिंग है तो इनका प्रॉपर्टीज भी मैच करना चाहिए, ठीक है, इनका प्रॉपर्टीज भी मैच करना चाहिए। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, इनकी प्रॉपर्टीज भी मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें थोड़ी वैलेंसी की। इन सबके अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए इन सबको 2-2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत मतलब सबकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए, तो यस इन सबकी वैलेंसी 2 होती है। लेकिन ये नीचे वाले एलिमेंट्स जो है ये ऑक्टेट से आगे भी जा सकते हैं, ठीक है ना, जबकि ऑक्सीजन ऑक्टेट से आगे नहीं जा सकता। तो ऑक्सीजन की जो जनरल वैलेंसी है वो 2 होती है, ऑक्सीजन को पूरी तरह से ऑक्टेट फॉलो करना ही पड़ता है। तो ऑक्सीजन की जनरल वैलेंसी जो है वो 2 होती है। सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम में भी 2 वैलेंसी शो करते हैं, मतलब 2 बॉन्ड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल H2O, इसमें इसने 2 बॉन्ड बनाया है। H2S, इसमें सल्फर ने 2 बॉन्ड बनाया। इसी तरह से H2SE होता है, इसमें सेलेनियम ने 2 बॉन्ड बनाए हैं। इसी तरह से H2PE भी होता है, इसमें टेल्यूरियम ने 2 बॉन्ड बनाए हैं। इस तरह से सीरीज चलता चला जाएगा। तो ये सब एक जनरल वैलेंसी 2 है, लेकिन इसके साथ साथ ये नीचे वाले एलिमेंट्स जो है 4 और 6 की वैलेंसी भी दिखाते हैं, ओके। अब हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? 2 तो ठीक है, ऑक्सीजन सिर्फ 2 दिखाएगा, लेकिन नीचे वाले 4 और 6 का भी जनरल 4 और 6 की वैलेंसी भी दिखाते हैं। इनका वैलेंसी 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 4 और 6 का केस क्या है? एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं। क्यों एक्सपेंड कर सकते हैं? क्योंकि इनके वैलेंस सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की जगह होती है। इनके वैलेंस सेल में वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना। ये दोनों आंसर हम दे सकते हैं। इनके वैलेंस सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की जगह होती है, और इनका जो वैलेंस सेल है उसमें d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन और सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दें तो ऑक्सीजन इज 1s2 2s2 एंड 2p4। इसी तरह से सल्फर का जो होगा वो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। तो ये 2s2 2p4 है, ये 3s2 3p4 है। हम जानते हैं कि थर्ड सेल में 3s और 3p के बाद 3d भी आता है। सो 3d इज देयर, बट देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन 3d, ठीक है। 3d सेल है, सॉरी 3d सब सेल है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसमें 10 इलेक्ट्रॉन का जगह तो होता है ना। यहाँ क्या है? 2s2 2p4, ठीक। हम जानते हैं सेकंड सेल में 2s सबसेल्स होता है, 2s सबसेल होता है, 2p सबसेल होता है, लेकिन 2d जैसा कोई सबसेल नहीं होता है। तो इस सेल में कुल मिलाकर के मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? हम जानते हैं कि s में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, p में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो 6 और 2 मिलाकर के मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और यही वजह है कि ऑक्सीजन कभी भी ऑक्टेट से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की जगह नहीं है। यहाँ अगर s और p को मिलाएं तब तो 8 इलेक्ट्रॉन की जगह है, लेकिन d भी तो अवेलेबल है ना, d में भी तो जगह है, d है और d में जगह है। d में 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें रख सकते हैं, 6 इसमें रख सकते हैं, 2 इसमें रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रखने का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ऑक्टेट से आगे जा सकता है। और यही रीजन है कि सल्फर जो है वो ऑक्टेट के आगे जा सकता है। सेम वे सेलेनियम, इसके पास भी इसका जो वैलेंस सेल होगा 4s होगा, उसमें भी d ऑर्बिटल्स है, इसमें भी d ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे, इसके भी वैलेंस सेल में d ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे। तो इसके वैलेंस सेल में d ऑर्बिटल्स नहीं है, बाकी सब में है, इसीलिए बाकी सब ऑक्टेट से आगे जा सकते हैं। इसको वैसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं। इफ हम सल्फर का वैलेंस सेल बना दें, वैलेंस सेल ऑफ सल्फर 3s2
3p4 एंड 3d इज वैकेंट। 3s2 कैसे बनाएंगे, ये डब्बा बना दिया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बन दिए। 3p4 कैसे बनाएंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 और 4। 3d completely vacant, there is no electron in 3d। अब ये है हमारे सल्फर का ग्राउंड स्टेट, दिस इज द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब लोवेस्ट एनर्जी वाला स्टेट है, इसमें एनर्जी इसकी बहुत कम है, सबसे कम है। अब अगर इसको थोड़ा एनर्जी मिले तो ये इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा तो स्टेटस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों तो ऐसे ही बना दे और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन बना दे और ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे भेज दे, तो यहाँ पर ऐसे हो। ठीक, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसी तरह से अब इस इलेक्ट्रॉन को भी हम आगे भेज दे एनर्जी दे करके, तो एनर्जी और देंगे तो ये वाला भी आगे चला जाएगा। नाउ द सिचुएशन इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 बॉन्ड्स बना सकता है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और सबसे अगर वो एक बार शेयरिंग करे तो 6 बार बॉन्ड बना सकता है। तो सल्फर जो है 2 बॉन्ड तो बना ही सकता है, 4 बॉन्ड और 6 बॉन्ड भी बना सकता है। ऑक्सीजन क्या है, नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ये ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होते हैं। ऑक्सीजन में ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो उसमें कोई भी एक्साइटेड स्टेट नहीं है, वो ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा और 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड बनाएगा, इसकी वैलेंसी नॉर्मल केस में 2 है, जबकि सल्फर और उसके नीचे के एलिमेंट्स की वैलेंसी 2 होने के साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन को आगे भेज करके अपनी वैलेंसी को 4 और 6 भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन जो है सिर्फ OF2 बनाता है, जबकि सल्फर SF2, SF4 और SF6 भी बनाता है। SF2 मतलब सल्फर ने 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगा दिए, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है अंतिम में, एक इधर खर्च के इधर खर्च के 4 बचा दिया। यह स्ट्रक्चर जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ मिला के 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इज कंप्लीट। अब नेक्स्ट है SF4 जिसमें सल्फर जो है ऑक्टेट से आगे जा रहा है, तो 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन इसने खर्च कर दिए, यहाँ 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 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो दोनों को ऐसा बना दो। अब हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 और इन दोनों को भी गिन लो तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्टेट से आगे चला गया। सेम वे SF6 को वैसे बना दे, जिसमें सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और उसने सारे इलेक्ट्रॉनों को खर्च कर दिया कि यहाँ एक यहाँ एक यहाँ 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 और यहाँ। तो अब क्या स्टेटस है, लोन पेयर तो इसके पास नहीं बचा है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक सल्फर का एक फ्लोरीन का, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, एक सल्फर का एक फ्लोरीन का, इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 और यहाँ, सब मिला करके 12 इलेक्ट्रॉन हो गए सल्फर के पास। तो 12 इलेक्ट्रॉन के साथ इसने ऑक्टेट को फिर तोड़ दिया। तो वैलेंसी की बात जब कीजिएगा तो बताइएगा कि इस ग्रुप की जो कॉमन वैलेंसी है वो 2 है, लेकिन इसके साथ साथ सल्फर और आगे के एलिमेंट्स जो है ऑक्टेट को तोड़ करके 4 और 6 की वैलेंसी भी दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल यही दिखा देगा SF2, SF4 एंड SF6। ठीक है, आपको इतना बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेपर में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि जस्टिफाई करो कि ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम और पोलोनियम को एक साथ क्यों रखा गया है, तो आपको इतना बोलना नहीं पड़ेगा, सिंपल लिखिएगा, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है, 2-3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दो, इनकी वैलेंसी भी कॉमन है। ठीक है, वैलेंसी लिख दो कि वैलेंसी 2 सब में कॉमन है, इसके अलावा 4 और 6 जो है सल्फर सेलेनियम टेलुरियम और पोलोनियम ही दिखाते हैं, क्योंकि उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें वो इलेक्ट्रॉनों को प्रमोट करके एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बना सकते हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ रिएक्शंस, ठीक है ना, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स के नाम पर भी हम कुछ बातें कर सकते हैं। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो H2O बनाता है, उसी तरह से H2S, H2SE, H2TE एंड H2PO भी होता है। ठीक है ना, जैसे H2O बनता है वैसे H2S, H2SE, H2T, H2PO बनता है, इसीलिए भी इनको एक साथ रखना जस्टिफाइड है।
और हम बोल सकते हैं रिएक्शन के टर्म्स में, अगर ये रिएक्शन करे, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओ, ठीक है ना। हम ये नहीं कहेंगे कि सारे रिएक्शन एकदम एक जैसे हैं, लेकिन कुछ एक रिएक्शंस कॉमन है, और हम यहाँ वही दिखाएंगे जो कॉमन है। जो अनकॉमन है उनको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि इनको एक साथ क्यों रखा जाए। तो जो जो कॉमन रिएक्शंस है जितने याद है वो हम लिख देंगे। ऐसा नहीं कि सारा रिएक्शन लिख देंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी लिख देंगे, सिर्फ वही दिखाएंगे जो कॉमन है। क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, क्योंकि हमें प्रूफ ये करना है इनको एक साथ क्यों रखा जाए। ओके, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन और सल्फर मिलकर के H2S बनाते हैं। सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो Na2O बनाता है। इसी तरह से सोडियम अगर सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा तो Na2S बनाएगा। तो इनके पास कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ रिएक्शंस इनके कॉमन है, इसीलिए इनको एक साथ एक ही जगह पर रखना जस्टिफाइड है। ठीक, नेक्स्ट कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, अगर इनको हम देखें तो इनमें ऑक्सीजन का बिहेवियर जो है थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, थोड़ा एनोमलस बिहेवियर है। इसका बिहेवियर जो है सबसे थोड़ा सा अलग है। ऑक्सीजन एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, लाइक ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन सल्फर जो है सल्फर डबल बॉन्ड, या सेलेनियम जो है डबल बॉन्ड इस तरह से नहीं बना सकता, ये प्रॉब्लम है। सेकेंडली कि ऑक्सीजन जो है डायएटॉमिक गैस है, और बाकी सारे जो है जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर पर बाकी सब जो है सॉलिड होते हैं। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज है कि ऑक्सीजन जो है डायटोमिक गैस है, बाकी सब सॉलिड है। ऑक्सीजन का कंपाउंड H2O, इसी तरह से H2S, H2Se, H2Pe and H2PO। अगर हम देखें यहां से यहां तक जो मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब इसका सबसे ज्यादा, इसका उससे कम, इसका उससे कम, इसका उससे कम, इसका सबसे कम होना चाहिए, लेकिन फिर से यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसका सबसे कम नहीं है। H2O इज ए लिक्विड बट H2S इज ए गैस। जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होगा, जो गैस है उसका बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होगा, तभी तो वो गैस है। अगर बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता तो वो भी लिक्विड होता। तो H2O जो है लिक्विड है, H2S गैस है, बाकी नीचे वाले आई होप सॉलिड होते होंगे, ठीक है ना। हमें इतना मतलब हम देख करके नहीं आया कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, लेकिन एक जनरल ट्रेंड है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते चले जाते हैं। ठीक, वान डेर वाल्स फोर्स जो है, वान डेर वाल्स फोर्स जो है वो मॉलिक्यूलर वेट के साथ साथ बढ़ता जाता है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है। तो इन चारों में अगर देखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसका है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इसका सबसे कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। H2O का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट H2S से कम नहीं है, बल्कि H2S से काफी ज्यादा है। इतना कि H2S इज अ गैस एंड H2O इज अ लिक्विड। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना। ये डिफरेंसेस क्यों दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इज exceptionally small, and secondly it's highly electronegative. Highly electronegative means बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनफैक्ट ये पीरियोडिक टेबल का सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, उसके बाद दूसरा नंबर आता है ऑक्सीजन का, बाकी सब तीसरा चौथा उसके बाद आता है। तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से क्या होगा कि ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ बहुत स्ट्रांगली खींचता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन ये है कि पावर
टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और उस शेयर्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से खींच रहा है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से इस हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसको डेल्टा प्लस लिख देंगे, इसको डेल्टा माइनस लिख देंगे। अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का मतलब, अब जब अगला वाला वाटर मॉलिक्यूल इसके पास आएगा तो इस वाटर मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर है, ठीक। वाटर मॉलिक्यूल में लोन पेयर भी होता है, तो लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है और इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, जिसको हम डॉट 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 लगा करके दिखा दिए हैं। तो ये डॉट्स दिखाते ही दोनों के बीच में अट्रैक्शन, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होता है जब हाइड्रोजन छोटी साइज के बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा हुआ, लाइक ऑक्सीजन के साथ। तभी अगर ये बड़े साइज के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा रहेगा, जैसे क्लोरीन जो है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लगभग हाइड्रोजन के बराबर होता है, लेकिन ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता, ठीक है ना। ये वाला हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वेरी स्मॉल साइज, और उतना स्मॉल साइज ऑक्सीजन के पास है, ऑक्सीजन के पास है, नाइट्रोजन के पास है, फ्लोरीन के पास है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होती है जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हो, लाइक H2O, नाइट्रोजन के साथ हो, लाइक NH3, फ्लोरीन के साथ हो, ठीक, लाइक HF। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या है कि मैटर के एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को स्ट्रांगली पकड़ रखा है, फिर वो तीसरे मॉलिक्यूल को, तीसरा वाला चौथे को, चौथा वाला पांचवें को, सब एक दूसरे को स्ट्रांगली पकड़ करके रखते हैं, इसीलिए पानी का मॉलिक्यूल भाग नहीं पाता जल्दी जल्दी इधर उधर, ठीक है। यही कारण है कि वो लिक्विड होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होता तो मॉलिक्यूल्स इधर उधर भाग जाते हैं, सब गैस फेज में चले जाते हैं। तो सेम इज और H2S, इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसीलिए इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें उतना अट्रैक्शन नहीं होता है, और मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, दूसरे के साथ अट्रैक्शन में नहीं रहते, इसीलिए H2S जो है उतना गैस है, जबकि H2O क्या है, लिक्विड है। तो ये है कुछ एनालॉगस बिहेवियर। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है, सल्फर डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, सेलेनियम डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, ऑक्सीजन डायटॉमिक गैस होता है, जबकि बाकी सब क्या है, गैस नहीं है, सॉलिड है, ठीक। और डायटॉमिक भी कोई नहीं होता है इनमें से जनरली। और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम और पोलोनियम के अगर हम हाइड्राइड्स देख रहे हैं, H2S, H2S, H2SC, H2T, H2PO, तो नीचे की तरफ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, इसका हाईएस्ट, उससे कम, उससे कम, उससे कम, तो इसका सबसे कम होना चाहिए, लेकिन सबसे कम नहीं है। इन सब का रीजन क्या लेंगे, ये दो रीजन। पहला, ऑक्सीजन इज वेरी वेरी स्मॉल, दूसरा कि ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसी रीजन के साथ हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एलिजिबल हो जाता है, और स्मॉल होने से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड टाइप का कुछ बना सकता है। साइज बड़ा होता है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाना मुश्किल होता है, मतलब आपस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाना मुश्किल होता है, ठीक। तो ये हुआ एनालॉगस बिहेवियर। अब थोड़ा ऑक्सीजन के बारे में स्टडी कर ली जाए, थोड़ा सा स्टडी ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन मीन्स O2, इसको डाई ऑक्सीजन भी बोलते हैं। डाई ऑक्सीजन बनाते कैसे हैं? अगर हमें लेबोरेटरी में बनाना हो छोटे मोटे स्केल पर, तो KClO3 है, KClO3 को हीट कर लैब में बनाने के लिए हीट करते ही ये KCl प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन बैलेंस कर दो, 3 ऑक्सीजन के साथ यहाँ 2 ऑक्सीजन कभी बैलेंस नहीं हो सकता, इसलिए बैलेंस को डबल करो ताकि ऑक्सीजन 6 हो जाए। 6 ऑक्सीजन हो जाएगा तो हम 3O2 लिख सकते हैं, ओके। अब KCl 2 बार लिखना पड़ेगा सो दैट इट इज बैलेंस। तो KClO3 पोटेशियम क्लोरेट इसको बोलते हैं। ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर गल के पेपर में पूछता रहता है कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब हम गर्म कर देते हैं तो ऑक्सीजन मिलता है प्लस हमें KCl मिलता है। इसी तरह से PbO2 को जब हम गर्म करते हैं तो PbO प्लस ऑक्सीजन मिलेगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ रह गया और एक ऑक्सीजन यहाँ चला गया, ठीक है। बैलेंस करने के लिए इसको 2 बार करना होगा ताकि हम O2 लिख सके, और PbO भी 2 बार हो जाएगा, ठीक है। तो PbO2 गिव्स यू PbO प्लस O2।
इसको गर्म करने पे भी बड़ा आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होकर के। तो ये दोनों ही रिएक्शन स्पेशली काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि PbO2 को हीट करेंगे तो क्या होता है। PbO2 को हीट करते हैं तो PbO और O2 में बदल जाता है, ठीक। KClO3 को हीट करते हैं तो ये भी KCl और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट। अगर हमें ऑक्सीजन को लार्ज स्केल पर बनाना है, हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जैसे 10,000 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, तो इस मेथड से नहीं बना सकते, ठीक है। ये मेथड से बनाए हुए बहुत KClO3 खर्च हो जाएगा, उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब हम कोई चीज बड़े स्केल पर लेते देते हैं तो कोशिश करते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव रहे, कम दाम में काम हो जाए, तो उसके लिए ये मेथड काम नहीं करेगा। उसके लिए या तो एक काम करो, एयर में से ऑक्सीजन ले लो, एयर में लगभग 21% ऑक्सीजन, 21% ऑक्सीजन है। पहले एयर को ठंडा करके प्रेस करो, तो ठंडा करो और प्रेशर लगाओ उसके ऊपर, एयर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब लिक्विड एयर। अब उस लिक्विड एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब लिक्विड एयर को धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे धीरे धीरे, तो जो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट होगा उसमें, वो सबसे पहले उड़ करके अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला वाला जो होगा वो उड़ करके अलग हो जाएगा, फिर अगला वाला उड़ करके अलग हो जाएगा। तो इसी ऑर्डर में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी इसमें से निकल करके सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड एयर ले करके उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे उसमें से सबसे पहले वो अलग होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट, ऐसा करते करते अंतिम ऑक्सीजन में हो जाएगा। तो लिक्विड एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, पानी, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब जब पानी को तोड़ते हैं तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है। इलेक्ट्रोलाइसिस होता कैसे है, ये इस तरह से सेल ले लेंगे, उसमें पानी भर लेंगे, तो 2 इलेक्ट्रोड डिप कर देंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड डिप करके उसको बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट से जोड़ देंगे, इसमें करंट फ्लो करेगा और उसी एनर्जी से रिएक्शन होगा। तो पानी का मॉलिक्यूल जो है टूटेगा, टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाएगा, तो बन गया ऑक्सीजन, ठीक। कभी कभी पूछता है कि पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो बनेगा उसका रेशियो क्या होगा। रेशियो बाय वेट एंड रेशियो बाय वॉल्यूम। बाय वेट क्या रेशियो होना चाहिए, बाय वॉल्यूम क्या रेशियो होना चाहिए। अच्छा एक चीज और बताते हैं, जब इसमें पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इसमें थोड़ा NaOH मिला देते हैं, क्योंकि प्योर वाटर जो होता है उसमें करंट फ्लो नहीं करता। प्योर वाटर बिल्कुल है, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, उसमें करंट फ्लो कर सके इसके लिए थोड़ा सा NaOH मिला देते हैं। NaOH जो है वो Na+ और OH- आयन देता है, और इन आयन्स की वजह से करंट आसानी से फ्लो कर सकता है। तो पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम ऑक्सीजन पा सकते हैं, ठीक। तो हम कह रहे थे कि अगर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो मिलेगा उसका रेशियो क्या होगा, रेशियो बाय वेट एंड रेशियो बाय वॉल्यूम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर पूछता रहता है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इट्स वेरी इजी। H2O gives you twice H2 plus O2, ठीक। तो रेशियो क्या है, जब इसका 2 मोल बनता है तब इसका 1 मोल बनता है, ठीक। हमें वॉल्यूम रेशियो चाहिए, तो इसके 1 मोल का वॉल्यूम क्या होगा, 22.4 लीटर। इसके 2 मोल का वॉल्यूम क्या होगा, 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 2 लीटर। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी गैस है, अगर STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, कोई भी गैस का 1 मोल है तो वो 22.4 लीटर होता है। तो इसका 1 मोल है तो 22.4 लीटर होगा, इसका 2 मोल है तो उसका डबल हो जाएगा। दोनों का रेशियो निकालो, तो ये 2 बार है, 1 बार है, तो 2:1, ठीक है। तो जो रेशियो मोल का है वही रेशियो वॉल्यूम का भी है। तो वॉल्यूम किस रेशियो में है, 2:1, मतलब जब इसका 1 लीटर बनेगा तो इसका 2 लीटर बनेगा, इसका 10 लीटर बनेगा तो इसका 20 लीटर बनेगा, इसका 22.4 लीटर बनेगा तब इसका जो है 22.4 लीटर का डबल बनेगा। यह है वॉल्यूम रेशियो। वेट रेशियो क्या है, हम अगर ऑक्सीजन का 1 मोल इसका वेट निकालें तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, O2 है। O2 मतलब इसमें 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, तो 16 + 16 32 हो जाएगा। 1 मोल ऑक्सीजन मतलब 32 ग्राम,
2 मोल हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है, तो इसमें 2 एटम्स हैं, ठीक है ना, 2 एटम्स है तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 2, इसका मॉलिक्यूलर वेट है मतलब 2 ग्राम इक्वल टू 1 मोल, ठीक है ना, 2 ग्राम जो है इक्वल टू 1 मोल, तो 2 मोल जो है वो 4 ग्राम के बराबर हो जाएगा, तो 4 ग्राम रेशियो निकाल लो, तो 4 से कैंसिल कराओ, 4 एकम 4 और ये 8 बार में कट जाएगा, तो 1:8, ठीक, 1:8 मीन्स जब 1 ग्राम हाइड्रोजन बनेगा तो उस समय में 8 ग्राम ऑक्सीजन बन जाएगा। अगर ये 2 ग्राम बनाओगे तो उसका 8 गुना मतलब 16 ग्राम बनेगा, इसको 10 ग्राम बनाओगे तो 10 ग्राम का 8 गुना मतलब 80 ग्राम बनेगा। तो ये है इसका वेट रेशियो है, वॉल्यूम रेशियो। तो कभी कभी इसके बारे में छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, ऑक्सीजन का बिहेवियर, ये तो ऑक्सीजन बनाने के मेथड्स पर बात हो रही थी ना कि ऑक्सीजन को KClO3 से बना सकते हैं, ऑक्सीजन को PbO2 से बना सकते हैं, ऑक्सीजन को वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से बना सकते हैं। ठीक, ऑक्सीजन का बिहेवियर, हमें 2 बिहेवियर पर बात करनी है। एक है इसका केमिकल बिहेवियर, और थोड़ा सा हम बात करेंगे उसके मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर में ऑक्सीजन जो है पैरामैग्नेटिक होता है, और पैरामैग्नेटिक उसको बोलते हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। ऑक्सीजन का जो बिहेवियर है वो पैरामैग्नेटिक है, मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पैरामैग्नेटिक मींस ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन फॉर मैग्नेट, मैग्नेट को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करता है, और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर हम ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है अंतिम वाले सेल में, 6 में से 2 यहाँ खर्च कर दिए, 4 बचा है, ये इसी तरह से इसके पास भी 4 बचा है। तो यहाँ कहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता है, इससे प्रॉब्लम है। अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये पैरामैग्नेटिक कैसे है, ठीक है ना। अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये पैरामैग्नेटिक कैसे है, लेकिन अगर पैरामैग्नेटिक है इट मींस इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना भी चाहिए, ठीक है। इस स्ट्रक्चर से दिखता है कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जब हम ऑक्सीजन को चेक करते हैं तो पैरामैग्नेटिक निकलता है, इट मींस उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो कैसे एक्सप्लेन करें कि ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और ये पैरामैग्नेटिक होता है, तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो हम देखेंगे कि वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड है, इसीलिए ऑक्सीजन जो है पैरामैग्नेटिक होता है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो इस क्लास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बात करना आउट ऑफ स्कोप, यहाँ पर हम वो बातें नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, केमिकल बॉन्डिंग में जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर एक लेक्चर दे रखा है हमने, उसको जाइए देखिए, सुनिए, समझिए, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके बिना हम इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सेकेंडली इसका केमिकल रिएक्शन, तो ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शंस क्या क्या है। तो सबसे पहली बात कि ये किसी भी चीज को बर्न करने में हेल्पफुल है, ठीक है, हेल्पफुल इन बर्निंग। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जलती नहीं है, किसी चीज को जलाइएगा, अब ऐसा नहीं कि बिना ऑक्सीजन के नहीं जलेगा, एकदम हम कसम खा ले कि बिना ऑक्सीजन के ही जलाना है, तो और भी रिएक्शंस है जहाँ ऑक्सीजन की जगह कुछ और यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल केसेस में हम कोई भी चीज़ जलाते हैं, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे हमारे घर में जो गैस सिलेंडर आता हो, चाहे आपके बाइक में पेट्रोल या कार में पेट्रोल हो, या फिर कोई भी फ्यूल हो, तो जनरली जलता है तो उसमें ऑक्सीजन खर्च होता है। तो जलने का प्रोसेस है बर्निंग, उसमें ऑक्सीजन खर्च होता है। जैसे हम मीथेन लेते हैं, तो मीथेन हमारे घर वाले गैस के सिलेंडर में मीथेन होता है काफ़ी अमाउंट में, तो मीथेन जलता है तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, इसमें जितना भी कार्बन है वो सब CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जितना भी हाइड्रोजन है वो सब कन्वर्ट हो जाएगा H2O में। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, एक कार्बन है तो एक CO2 बनेगा, 2 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है तो
2 H2O हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 H2O के बिना 4 हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं कर सकते। एंड देन गो फॉर ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन यहाँ पर एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पर हैं, 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, उसके लिए हमें 2 O2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। इसी तरह से और भी कोई चीज है, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल में कई चीजें होती हैं। आजकल जो है आप लोग जाइएगा तो देखिएगा कि 10% इथेनॉल मिला करके पेट्रोल को बेच रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि पेट्रोल जो है हमारे यहाँ, हमारे देश में पेट्रोल की थोड़ी कमी है। हमारे देश में पेट्रोल का सोर्स उतना नहीं, तो हमें पेट्रोल बाहर से खरीदना पड़ता है। जिन देशों में पेट्रोल ज़्यादा होता है, जहाँ पर तेल के ज़्यादा कुएं हैं, हम पेट्रोल वहाँ से खरीदते हैं, मतलब कच्चा तेल खरीदते हैं, जिसको पेट्रोलियम बोलते हैं। फिर उसको मतलब उस पर बहुत सारे प्रोसेसेस करके उसी से पेट्रोल बनाते हैं, उसी से डीजल बनाते हैं, उसी से बहुत कुछ बनाते हैं। तो पेट्रोल और डीजल है हमारे यहाँ कम होता है, इसीलिए क्या है, ये देखा जाता है कि इथेनॉल को अगर हम पेट्रोल में 10% मिला दें तब भी हमारा काम चल जाएगा, तब वो पेट्रोल अच्छा काम करता है। प्योर पेट्रोल भी बढ़िया काम करेगा, और पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिला दें तब भी वो बढ़िया काम करेगा। तो हमारे यहाँ जो है 10% इथेनॉल मिला करके भी पेट्रोल बेचा जाता है। ओके, इससे फायदा क्या है कि अगर हम बाहर से 10 लीटर पेट्रोल मंगाते हैं तो अब 9 लीटर मंगाना पड़ेगा। 9 लीटर पेट्रोल मंगाओ, उसमें 1 लीटर इथेनॉल मिला तो हो गया 10 लीटर, तो थोड़ा पेट्रोल भी कम मंगाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि हमको बाहर की कंट्रीज के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करना होगा, क्योंकि अगर हम बाहर की कंट्रीज पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा पेट्रोल बाहर से खरीदते हैं, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्योंकि अगर कोई हॉट सिचुएशन आया, जैसे मान लो जिन देशों से हम तेल खरीद रहे हैं, कभी उनके साथ लड़ाई वड़ाई हो गया और उन्होंने पेट्रोल देने से इनकार कर दिया, तब क्या होगा? तब तो हमारे यहाँ जितनी गाड़ियाँ चलती है, ट्रेन चलता है और भी बहुत सारी चीज़ें चलती है पेट्रोल से, वो सब चलना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हमको इंडिपेंडेंट भी होना है कि हमारे पास खुद का पेट्रोल हो। कम से कम खुद का पेट्रोल ना हो तो बाहर से कम लेना पड़े, तो इसीलिए उसमें अल्कोहल मिला देते हैं। अल्कोहल मतलब C2H5OH, और C2H5OH जो है वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। बाइक के इंजन में, कार के इंजन में सेम रिएक्शन होता है। कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन कितना है? 2 कार्बन, 2 कार्बन से 2 CO2 बनेगा। हाइड्रोजन 5 यहाँ, 1 यहाँ, 6 और हाइड्रोजन है। 6 हाइड्रोजन से 3 H2O बनेगा, तो 3 H2O। ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर लो, 2 × 2, 4 ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ है, 3 ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ है, 7 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो 7 एटम के लिए 7/2 मॉलिक्यूल चाहिए हमें। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। तो ऑक्सीजन का एक रोल है कि वो बर्निंग में हेल्प करता है। इसी तरह से कोई भी मेटल हो, नॉन मेटल हो, लगभग ये सबके साथ रिएक्शन करता है। मेटल्स के साथ भी रिएक्शन करता है, नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके सबके साथ जनरली वो ऑक्साइड ही बनाता है, कुछ खास नहीं बनाता। ऑक्साइड से कार्बन के साथ रिएक्शन किया ऑक्सीजन ने, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। सल्फर के साथ रिएक्शन किया, सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया। सोडियम के साथ रिएक्शन किया, सोडियम ऑक्साइड बना लिया, Na2O। ठीक, इसी तरह से मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किया, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसके लिए एक ऑक्सीजन यहाँ खर्च होता है, तो इसको हाफ O2 चलो कर देते हैं, बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है तो MgO बनाता है, इसमें भी एक ही ऑक्सीजन खर्च कर रहा है, तो हाफ O2 कर दो। एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करा दो, तो एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन Al2O3, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी जो है वो 3 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो 2 होती है, ठीक है ना। तो जो कंपाउंड बनेगा, एल्युमिनियम पर 3 चार्ज है, ऑक्सीजन पर 2 चार्ज है, तो एल्युमिनियम को 2 बार और ऑक्सीजन को 3 बार लेना पड़ेगा। तो Al2O3, इसको भी बैलेंस कर दो, 2 एल्युमिनियम के लिए 2 एल्युमिनियम कर दो, और 3 ऑक्सीजन के लिए 3/2 मॉलिक्यूल कर दो। ओके, या फिर दूसरा रास्ता है, अगर 3/2 नहीं लिखना चाहते हो तो सब कुछ डबल लेकर चलो। 4 एल्युमिनियम प्लस 3 O2 gives you 2Al2O3। तो इस तरह से ये इसके रिएक्शंस है मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ। तो ऑक्सीजन के रिएक्शन इतने सिंपल होते हैं कि जनरली किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता कि ऑक्सीजन का रिएक्शन तुम लिख करके दिखाओ, ठीक है ना। कुछ स्पेशल है तो वो पूछा जाता है, बिल्कुल कॉमन चीजें नहीं पूछी जाती कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर दिखाओ, ऑक्सीजन का रिएक्शन लिखकर दिखाओ। पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, कि ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, एक्सप्लेन करो। एक और चीज, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास क्या है, अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है।
तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन डाई नेगेटिव हो गया। अब जब पहला इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके बदले ये एनर्जी देता है, करीब करीब 150 की एनर्जी आपको देगा, ठीक है ना। इसको हम लिखते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 150 किलो जूल पर मोल। अब ये वैल्यू गलत हो सकता है लेकिन सेंस गलत नहीं है कि ये एनर्जी देता है, ओके, 150-200 किलो जूल एनर्जी देगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा तो अब की बार एनर्जी नहीं देगा। पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किसी को भी एक इलेक्ट्रॉन दो बदले में वो जो एनर्जी हमें देता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। किसी भी एलिमेंट को अगर एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन के बदले वो कुछ एनर्जी देता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो डेल्टा H इज इक्वल टू -150 किलो जूल पर मोल, मतलब एक मोल ऑक्सीजन का एटम है उसको इलेक्ट्रॉन दीजिए, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दीजिएगा, इसी एक को नहीं सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, तो 150 किलो जूल एनर्जी निकलेगी। कब? जब इस काम को एक मोल के लिए परफॉर्म करेंगे, ठीक। दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा ही नहीं, अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन जाए, तो इसमें रिपल्सन इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं। अगर हम इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती इसके अंदर इंटर कराएंगे तो इसमें हमारी एनर्जी खर्च हो जाएगी। हम देखेंगे कि डेल्टा H जो है करीब करीब 700-800 पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना। वैल्यूज नॉट एग्जैक्ट, रफली हमने लिख दिया है कि करीब 700-800 किलो जूल का एनर्जी, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है। नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, एनर्जी बाहर निकला है हमें मिला है, और पॉजिटिव मतलब इंडोथर्मिक, एनर्जी जो है वो खर्च हो गया है, ओके। ये तो बड़ा आसान है, इलेक्ट्रॉन लिया एनर्जी दिया, लेकिन इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है इंटर कराना वो खेल नहीं है बच्चों का, और इसमें जो है तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंटर कराना बड़ा मुश्किल है। फिर भी दूसरा इलेक्ट्रॉन इंटर कराना मुश्किल है, इसके बावजूद भी ऑक्सीजन यहाँ नहीं रुकता है, वो यहाँ जाकर के रुकता है। क्वेश्चन है क्यों? दूसरा इलेक्ट्रॉन मुश्किल लेना इतना ही मुश्किल है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहा है? ओके, पहला इलेक्ट्रॉन लेना तो आसान है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो अगर ऐसी बात है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहा है? उसको तो नहीं लेना चाहिए ना। तो आंसर है कि बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने घर चला जाएगा। ऑक्सीजन जब भी इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिव आयन बनाएगा, तो किसी न किसी पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन करेगा, लाइक सोडियम के साथ कंबाइन करेगा। तो सोडियम के साथ कंबाइन करेगा तो 2 सोडियम इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक। तो इन दोनों में अट्रैक्शन, जहां अट्रैक्शन होता है एनर्जी रिलीज होती है, जहां रिपल्सन होता है वहां एनर्जी खर्च होती है। तो जब भी सोडियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना, सोडियम ऑक्साइड का क्रिस्टल बनेगा, तो सोडियम ऑक्साइड के क्रिस्टल में क्या होगा कि ढेर सारे सोडियम आयन होंगे, ढेर सारे ऑक्साइड आयन होंगे, ठीक है। तो ढेर सारे सोडियम आयन है, ऑक्साइड आयन है, सबके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, और इस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है। इसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। और ऐसा नहीं कि हम ऑक्सीजन को अकेले पकड़ करके अलग से इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन तभी लेगा जब उसकी जरूरत होगी। जरूरत कब होगी? जब उसको सोडियम ऑक्साइड बनाना है, तब उसको जरूरत है ना कि सोडियम के साथ अगर कंबाइन करना है तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होना है। तो ये सारी चीजें एक साथ होती है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन को हम अलग से बुलाएंगे कि भाई तुम हमारे कमरे पर आ जाना, हम तुमको इलेक्ट्रॉन देंगे, और सोडियम को किनारे बुलाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो तुम्हारी जान चली जाएगी। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सब एक साथ मिलते हैं, एक को इलेक्ट्रॉन लेना है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना है। इलेक्ट्रॉन लेने देने के बाद नेगेटिव और पॉजिटिव आयन बनेंगे, फिर ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयन मिल करके एक कंपाउंड का बड़ा सा टुकड़ा या बड़ा सा क्रिस्टल बनाएंगे, जिसको हम आंखों से देख सकें, ठीक है। कुछ इस तरह की स्टोरी होती है। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेना और देना ही नहीं होता है। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, लेकर के ये बनाया, इसमें नेट क्या है? फायदा कुछ नहीं है, घाटा ज्यादा है। 150 किलो जूल की एनर्जी मिली है तो 800 किलो जूल खर्च भी हो गया। तो नेट क्या है? 600-650 किलो जूल एनर्जी जो है खर्च हो जा रहा है घाटे में। लेकिन बात यही नहीं रुकती है। बात कहाँ रुकेगी? ऑक्साइड और सोडियम मिलकर के क्रिस्टल बनाएंगे। उस क्रिस्टल के बनते समय बहुत एनर्जी मिलने वाली है हमें, जो इससे ज्यादा होगी, ठीक है ना। यहाँ 800 खर्च हुआ तो हो सकता है 1200-1300 किलो जूल एनर्जी हमें मिल जाए। तो ये जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई वहां हो जाएगी क्रिस्टल बनते समय, मतलब लैटिस एनर्जी।
सोडियम और ऑक्सीजन मिलकर के जब क्रिस्टल बनाते हैं तो जो एनर्जी निकलती है अट्रैक्शन के कारण उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है, इसका लैटिस एनर्जी बहुत कम है, इसीलिए यहाँ नहीं रुकता। अगर यहाँ रुक जाए और सोडियम और ऑक्सीजन मिल जाए तभी तो कंपाउंड बन सकता है ना, Na+ और O-। लेकिन यहाँ दो प्रॉब्लम है, एक तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट नहीं है, दूसरा प्लस एक है माइनस भी एक है, तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, एनर्जी कम मिलेगी। जब -2 हो गया तो अट्रैक्शन और स्ट्रांग होगा, एनर्जी भी ज्यादा मिलेगी, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो समझ में आ गया। अगर पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन यहाँ क्यों नहीं रुकता, यहाँ क्यों रुकता है, तो दो आंसर देंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, सेकेंडली जब ये वाला आयन किसी पॉजिटिव आयन के साथ मिलकर के कंपाउंड बनाता है तो जो लैटिस एनर्जी रिलीज होती है वो इसकी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए जो यहाँ पर एनर्जी खर्च होती है इसका हमें कोई परवाह नहीं करना। यहाँ जितना खर्च होगा इससे कहीं ज्यादा एनर्जी हमें लैटिस एनर्जी के फॉर्म में वापस मिल जाएगा, और यही कारण है कि ये यहाँ न रुक करके यहाँ रुकता है। और बातें तो हमने बहुत सारी कर दी, उसको अपने अपने वर्ड्स में सब लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक, तो ये हो गया ऑक्सीजन का बिहेवियर। ऑक्सीजन का एक और एलोट्रॉप है ओजोन। ऑक्सीजन का एलोट्रॉप ओजोन O3, ठीक है ना। O2 था तो डाई ऑक्सीजन था, O3 इसको बोलते हैं ओजोन, ठीक है ना। ऑक्सीजन ही ओजोन में बदल जाता है O3 में, 3O2 gives you 2O3, तो ऑक्सीजन से ओजोन बन गया। ये काम होता कहाँ है, हमारा जैसे ये अर्थ है, अर्थ में कुछ ऊंचाई जाने के बाद करीब करीब 20 किलोमीटर जाइएगा, तो इसके ऊपर जो है यहाँ पर 20 किलोमीटर के बाद यहाँ पर ओजोन का एक चारों तरफ से लेयर है जो अर्थ को घेरे हुए, ओजोन गैस का एक लेयर है जो अर्थ को चारों तरफ से घेरे है, इसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। ओजोन नेचर में यहाँ बनता है, ठीक है ना। कि हम हमारे एटमॉस्फेयर के सबसे टॉप वाले लेयर पर, बहुत ऊंचाई पर ऑक्सीजन सनलाइट के प्रेजेंस में, ध्यान दीजिए, सनलाइट के प्रेजेंस में जो है ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ओजोन का काम क्या है कि यहाँ पर पड़ा रहता है, सन में से जो है सूरज है वो हमारी धरती पर कई तरह की रेडिएशंस भेजता है, जिसमें इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है और विजिबल रेडिएशन, ठीक है ना। IR मतलब इंफ्रारेड, UV मतलब अल्ट्रावायलेट। इंफ्रारेड से हमें गर्मी महसूस होती है, विजिबल के कारण हम चीजों को देख सकते हैं। अगर सूरज में से जो एनर्जी आती है, मतलब जो रेडिएशन आता है, उसमें विजिबल ना हो तो हम चीजों को देख न सकें। और अल्ट्रावायलेट जो है वो काफी ज्यादा एनर्जी वाला रेडिएशन है, सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी होती है, उसको सबसे नीचे देखते हैं अल्ट्रावायलेट, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, इसकी उससे कम, इसकी सबसे कम। ये हमें दिखाई नहीं पड़ता, ये हमें दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ हमें ये वाला दिखाई पड़ता है, ठीक। इससे हमें गर्मी लगती है, इससे हमें चीजें दिखाई पड़ती है, और ये जो है बड़ा खतरनाक है। अगर हम लोगों की स्किन पर गिर जाएगा तो ज्यादा देर तक इसके साथ रहने पर हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है। और भी जितने एनिमल्स और प्लांट्स हैं अपनी दुनिया में, अपनी धरती पर, उन सबको ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नुकसान पहुंच सकता है। और ये ओजोन लेयर क्या करता है, इंफ्रारेड को आने देता है धरती तक, विजिबल को भी यहाँ तक आने देगा, लेकिन अल्ट्रावायलेट को यहीं पर रोक लेता है। ध्यान दीजिएगा, तो ओजोन लेयर जो है अल्ट्रावायलेट को रोक लेता है, उसको नहीं आने देता है। तो ओजोन हमारे लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है, ओजोन जो है हमारे लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है। ओजोन बनाने के और भी मेथड है, इसको हम लेबोरेटरी में या फिर इंडस्ट्रीज में भी जहाँ जरूरत है वहाँ बना सकते हैं। तो ओजोन बनाने के लिए रिएक्शन यही होता है, ऑक्सीजन से ही ओजोन बनाते हैं, लेकिन हम सनलाइट नहीं यूज करते हैं, बल्कि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज करते हैं। ये साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है, हम क्या करें, एक कोई मेटल प्लेट ले लें, ठीक है, एक दूसरा मेटल प्लेट ले लें, इसको बैटरी के पॉजिटिव निगेटिव से जोड़ दें, ठीक। इसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, दोनों को चिपका नहीं देना है, क्योंकि अगर दोनों को चिपकाएंगे ना तो स्पार्किंग होगी, तुरंत आग वाग लग जाएगा, सब जल करके खत्म हो जाएगा। दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखना है। बैटरी का वोल्टेज जब धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई आवाज नहीं होता है, कोई लाइट वाइट नहीं निकलता है। हाँ, बहुत ज्यादा हम वोल्टेज बढ़ा देंगे
ठीक है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में वोल्टेज को। जैसे अपने घर में आता है 220 वोल्ट का वोल्टेज आ जा रहा है, तो कभी कभी खंभे पर दिक्कत हो गई, आज वोल्टेज थोड़ा कम आ रहा है, बढ़िया बत्ती और पंखा नहीं चल रहा है अपना, तो उसी वोल्टेज को केमिस्ट्री और फिजिक्स के टर्म में हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर बहुत ज्यादा है तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं भी हो सकता है धमाका वमाका होने लगे, तो हम लोग कंट्रोल रखते हैं, उतना ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगाते हैं कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है साइलेंटली होता है, मतलब करंट फ्लो करे और बड़ा ही चुपचाप फ्लो करे। और इसी के बीच में से हम ऑक्सीजन को पास करते हैं। ऑक्सीजन जब यहाँ से पास होगा तो जो बीच में एनर्जी है उसी एनर्जी से ये O3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है ओजोन बनाने का मेथड। अब ये ओजोन बन तो गया, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये भी हमारे सामने प्रश्न है। तो प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर इसका ये है, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं O डबल बॉन्ड O। अब एक तीसरा ऑक्सीजन इसी में एडजस्ट करने के लिए ये रास्ता है, ऑक्सीजन को यहाँ लाओ, इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है और इन दोनों के पास लोन पेयर्स मौजूद है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाया गया O2 का, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 शेयर किया, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। अब ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉनों को बीच में रख दिया, उसका आनंद ये भी ले रहा है ये भी ले रहा है। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है, 6 इलेक्ट्रॉन पहले से ही, 2 यहाँ से और लाभ मिल गया, तो 6 और 2 मिलाकर 8 हो गया। और इसका जो शेप है वो बेंट होगा, ठीक है ना, सीधा नहीं होगा, यहाँ से बेंट होगा, बीच में कुछ एंगल होगा, 110 डिग्री 105 डिग्री जो भी हो, कुछ न कुछ एंगल है। तो इसका शेप कैसा है, बेंट टाइप का शेप। और इसका रिएक्शन, ओजोन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओजोन जो है, ओजोन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब ओजोन रखते हैं तो ये O2 और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ये है नेसेंट रिएक्शन, ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट मतलब तो तुरंत बना है। अभी इसको इतना भी समय नहीं दिया गया है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलाकर के O2 बना है, ठीक है ना, तुरंत ऑक्सीजन बना है। अगर ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिल गया तो क्या होगा, O2 बना लेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ, किसी और चीज से टकरा गया तो उसका ऑक्सीडेशन कर देगा। तो दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज अकाउंटेबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ O3। ये नेसेंट ऑक्सीजन बना है, और अगर ये ऑक्सीजन मिल गया तो O2 बन जाएगा, लेकिन अगर कोई और चीज के कांटेक्ट में आ गया, लाइक H2S के कांटेक्ट में आ गया, ठीक, या PbS के कांटेक्ट में आ गया, सपोज PbS के कांटेक्ट में आ गया, तो ये ऑक्सीजन जो है PbS को कन्वर्ट कर देगा PbSO4 में, तो PbS का ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरह से अगर ये Ki के कांटेक्ट में आ गया, Ki के कांटेक्ट में आ गया, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा आयोडीन में। Ki में आयोडीन पर -1 चार्ज है, यहाँ पर 0 है, तो -1 से 0 मतलब 1 यूनिट बढ़ गया। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, -1 से 0 हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। रिएक्शन को हम पूरी तरह से लिखेंगे तो इसी में H2O भी हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। H2O थोड़ा साफ लेते हैं, तो साफ रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, O3 gives you O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन जाएगा Ki पर अटैक करने, Ki प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O, तो यहाँ से 2 I मिलकर के I2 बना लेंगे, ठीक। जो K है वो KOH में कन्वर्ट हो जाएगा, KOH में 2 पोटेशियम को 2 KOH में हमें कन्वर्ट करना चाहिए, जिसके लिए 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन चाहिए। ऑक्सीजन तो यहाँ से मिल जाएगा, हाइड्रोजन के लिए हमें H2O लगाना पड़ा, तो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन मिलकर के KOH बनाते हैं। इस पूरे रिएक्शन को हम फाइंड आउट कर दें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल, so twice Ki plus H2O plus O3 gives you I2 plus twice KOH। ये है बैलेंस रिएक्शन। इसी तरह से अगर हमें PbS वाला रिएक्शन बैलेंस करके लिखना हो तब क्या करेंगे, तब हम लिख देंगे कि ओजोन टूटा, ओजोन ने ऑक्सीजन दिया, और ये ऑक्सीजन जो है PbS के साथ रिएक्शन करके PbSO4 बना दिया। 4 ऑक्सीजन चाहिए तो 4 बार कर देंगे, यहाँ सिर्फ 1 ऑक्सीजन बना है, मतलब इस पूरे रिएक्शन में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 4 और 4। अब दोनों को ऐड कर दो, ये कट गया, और PbS प्लस
4O3 gives you PbSO4। इस तरह से हम रिएक्शंस लिख सकते हैं। और भी इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन एक कॉमन सा चीज है कि ओजोन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखाता है। क्यों? क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन जिस चीज से टकराएगा उसका ऑक्सीडेशन कर देता है। ठीक, तो ओजोन का यूज क्या क्या है, कहाँ गया? एक तो इसका यूज ऑक्सीडेशन के लिए करते हैं, दूसरा ब्लीचिंग। ठीक है ना, ब्लीचिंग समझते हो, किसी चीज का कलर उड़ा देना, इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग में भी अक्सर करके होता है कि इसमें जो कलरफुल चीजें होती हैं उनको ऑक्सीडेशन कर दो तो वो कलरलेस हो जाती है। तो ब्लीचिंग मीन्स नथिंग बट ऑक्सीडेशन ऑफ द कलर। जैसे मेरे पास कोई कपड़ा है, वो रंगीन है, उसको ओजोन के साथ रख दो, उसका रंग उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाएगा? तो उसमें जो कलरफुल मटेरियल है उसका ऑक्सीडेशन कलरलेस मटेरियल में ओजोन ने कर दिया। ओजोन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के साथ साथ ब्लीचिंग का भी काम करता है। तो इससे जो है हम लोग कुछ चीजों का ब्लीचिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट एंड स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर। आजकल पानी में हमारे बड़ा पोल्यूशन हो गया, जब देखो तब गंदा गंदा पानी आता है। तो अब टीवी में एड देखिएगा तो वहाँ पर तरह तरह के वाटर प्यूरिफायर बेचता है। कभी प्यूरिट वाला आएगा, तो कभी केंट वाला आएगा, तो कभी एक्वा प्योर आएगा, तो कभी एक्वा फ्रेश आएगा। तो ये सब जब अपना एडवर्टाइज देते हैं, ध्यान से सुनिएगा तो लिखते हैं कि हमारी जो पानी प्यूरिफाई करने वाली मशीन है इसमें ओजोनाइजर लगा हुआ है, ओजोनाइज्ड वाटर बनाता है। तो ओजोनाइज्ड मतलब ओजोन है। ये ओजोन का जो ऑक्सीजन होता है बड़ा खतरनाक ऑक्सीजन है। बैक्टीरिया ये सब पानी में जो होते हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है या कुछ छोटा मोटा है, तो ओजोन के कांटेक्ट में आके मर जाता है, जिससे हमारा पानी जो है वो साफ सुथरा हो जाता है, पीने लायक होता है, जिसको पीने से बीमार नहीं होंगे। तो ओजोनाइज्ड वाटर जो है मतलब वाटर का ओजोनाइजेशन करके उसको पीने लायक बनाते हैं। इसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर। डिसइंफेक्टेंट मतलब कोई इन्फेक्शन है तो उसको भी मार देगा, मतलब पानी में कुछ छोटे मोटे बैक्टीरिया उसको मार दे रहा है, उसी को बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। तो ओजोन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। ओजोन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका यूज ब्लीचिंग में, इसका यूज डिसइंफेक्टेंट के तौर पर, इसका यूज स्टेरलाइजेशन के लिए। तो ये है ओजोन के कुछ यूज। अब एक और आजकल प्रॉब्लम है ओजोन लेयर का डिप्लीशन। कभी कभी इसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा इसकी भी बात कर लें। जो हमारा अर्थ है, अभी भी हमने कहा था कि अर्थ के ऊपर क्या है, ओजोन का एक प्रोटेक्टिव लेयर है। इस लेयर को नुकसान पहुंच रहा है। ये लेयर कहीं मोटा है, कहीं पतला हो। पतला जहां हो गया वहां से अल्ट्रावायलेट किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज ये धरती पर पहुंच पाती, क्योंकि पतला है तो रोक नहीं पाता है। इसी को बोलते हैं ओजोन में होल हो गया, ओजोन होल। तो आजकल पेपर में अगर आप पढ़ेंगे न्यूज, और पेपर में पढ़ने के साथ साथ तो क्या होता है, जो आता है टीवी पर न्यूज, उसको देखिएगा तो कभी कभी वो लोग भी ओजोन लेयर पर चिंता प्रकट करते हैं कि ओजोन लेयर जो है अपना धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है और हमारे यहाँ जो एनिमल्स है, जो प्लांट्स है, खुद इंसान वो भी उससे प्रभावित हो रहा है, उसको तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो ये क्यों पतला होता जा रहा है? हम इंसानों की वजह से पतला होता जा रहा है। हम इंसान क्या करते हैं, तरह तरह के खतरनाक केमिकल्स बनाते हैं जो ओजोन लेयर तक पहुंचकर इसको नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेयॉन्स, ठीक है ना। फ्रेयॉन्स मतलब फ्लोरो कार्बन, इसको CFCS भी बोलते हैं। C फॉर क्लोरो, F फॉर फ्लोरो, C फॉर कार्बन, और यहाँ कार्बन को कार्बन्स कर दिया प्लूरल, तो इसीलिए CFCS भी। ठीक, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? जैसे मीथेन को ले लो। मीथेन में क्या है, 4 हाइड्रोजन है। इसमें से हम 2 हाइड्रोजन को हटा करके उसके बदले में फ्लोरीन लगा दें और 2 हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन लगा दें, तो यही हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोमीथेन। ये नॉर्मल मीथेन था। मीथेन में 4 हाइड्रोजन हटा करके 2 क्लोरीन लगा दिया तो डाइक्लोरो, 2 फ्लोरीन लगा दिया तो डाइफ्लोरो। मीथेन तो ये था ही, तो डाइक्लोरोमीथेन। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स है मेरे पास। CCl3F मतलब 4 हाइड्रोजन में से 3 की जगह क्लोरीन लगा दिया, 1 की जगह फ्लोरीन लगा दिया। CF3Cl,
तो इन सबको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फ्रेयॉन्स बोलते हैं। ये है फ्रेयॉन 11, इसको बोलते हैं फ्रेयॉन 12, इसको बोलते हैं फ्रेयॉन 13। और इसका यूज कहाँ करते हैं हम? फ्रिज में। फ्रिज में गैस भरा होता है जो ठंडा वंडा करने का काम करता है, तो ये फ्रेयॉन्स जो होते हैं फ्रिज में हमारे यूज होते हैं। और इसके अलावा एरोसॉल, ठीक है ना, जैसे वो कुछ आजकल आता है स्प्रे टाइप का होता है, उसको जगह जगह छिड़क करके कहीं खुशबू फैलाते हैं, तो कहीं झाग बनाते हैं, वो एरोसॉल जो होता है उसमें भी फ्रेयॉन्स भरे होते हैं। तो ये फ्रेयॉन्स बड़े नुकसानदायक है। ये फ्रेयॉन्स में ये सब कुछ होता है, ठीक है ना, मतलब CCl3 या इनको साइड कट में बोल दो तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो फ्रेयॉन्स है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये हमारे ओजोन को नुकसान पहुंचा है। ये क्या करते हैं? क्लोरीन रेडिकल बनाते हैं। क्लोरीन रेडिकल, ये रेडिकल का होता है, बहुत सारी चीजें बतानी। फ्रेयॉन्स जो है क्लोरीन रेडिकल बनाते हैं। तो क्लोरीन रेडिकल क्या है? जैसे CF3Cl को ही ले लो। CF3Cl क्या है? इसमें से Cl टूट करके अलग हो जाता है, ठीक है, Cl टूट करके अलग हो गया। कैसे अलग हो गया कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग थी। कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये जो ऐसे बना रहे हैं इसका मतलब है कि अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था, एक कार्बन का एक क्लोरीन का, तो क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिया है। अभी क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है जब तक ये शेयरिंग में था। क्लोरीन के पास ओरिजिनली 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट वाले सेल में, तो 7 में से एक शेयर कर दिया तो 6 इसके पास बचे होते हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है 2 4 6 8। लेकिन फिर से बॉन्ड तोड़ लिया तो फिर से 7 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास अंतिम में। अब ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब जाकर के रिएक्शन करेगा, किससे रिएक्शन करेगा? तो ओजोन के पास जाएगा रिएक्शन करने। और इसकी प्रॉब्लम ये है कि जाकर के ओजोन के एक मॉलिक्यूल को नहीं, बल्कि क्लोरीन का एक रेडिकल जो है ओजोन के 10 लाख 10⁶ 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करता है। एक अकेला क्लोरीन जो है 10 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल्स को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए जो क्लोरोफ्लोरोकेमिकल्स हैं बड़े खतरनाक हैं, ठीक है ना, ओजोन लेयर को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। हम फ्रिज का भी यूज करना तो बंद नहीं कर सकते ना। फ्रिज है, AC है, ये सब हमारे लाइफ की जरूरी चीजें बन गई है, स्टेटस सिंबल टाइप का कि भाई हमारे घर में फ्रिज नहीं है तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे घर में AC नहीं है तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, कार चाहिए तो उसमें AC चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, चाहिए भी, नुकसान भी पहुंचा रहा है। इसीलिए रिसर्च आजकल हो रहे हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह कुछ ऐसा खोज लिया जाए कि काम भी चल जाए और नुकसान भी ना पहुंचे, ठीक है। सो ऑक्सीजन, फैमिली और एलिमेंट्स, ठीक है, बड़ा टॉपिक है, ऐसा नहीं कोई बहुत छोटा है तुरंत खत्म हो जाएगा। एक क्लास इस पर और चलेगा। इस क्लास में हम मसाले को यहीं पर रोकते हैं। सब कुछ ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, अच्छे से नोट करो और ध्यानपूर्वक सुनने के लिए थोड़ा आप लोगों को धन्यवाद करते हैं। फिर से अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए फिर से बाय बाय।